दिस इज द वीकेस्ट आईफोन एवर, क्योंकि मेरी एक छोटी सी गलती से ये फोन बेंड हो चुका है। ये ऐसे नहीं दिखेगा, लेकिन जब मैं इसे टेबल पर रखता हूँ तो ये वॉबल करता है। सेम स्पॉट पर 17 को रखता हूँ, वो नहीं करता, विच मीन्स ये बॉडी कहीं से थोड़ी सी बेंड हो गई है। अब इसे हुए लगभग एक हफ्ते से थोड़ा ज्यादा हो चुका है, और जब हुआ था तब मुझे बहुत गुस्सा आया था, लेकिन मैं अपने इस गुस्से से इस रिव्यू को खराब नहीं करना चाहता था, क्योंकि उस टाइम मुझे इसकी एक भी चीज अच्छी नहीं लग रही थी। इसीलिए मैंने अपना टाइम लिया, और अब मुझे इस फोन के साथ करीब 500 घंटे से ज्यादा हो चुके हैं, और मुझे इसमें टोटल 7 प्रॉब्लम्स मिली हैं जो हर आईफोन 17 प्रो और प्रो मैक्स खरीदने वाले यूजर को पता होनी चाहिए। सबसे पहला है द ड्यूरेबिलिटी। इसमें 3 इशू है, स्क्रैच, बेंड और डेंट। ये बहुत ही इजीली स्क्रैच हो जाता है, अगर आपने थोड़ी सी लापरवाही दिखाई ये स्क्रैच हो जाएगा। और ये इक्का दुक्का यूनिट के साथ नहीं है, पूरा इंटरनेट इस चीज से भरा हुआ है। अब ऐसा क्यों हो रहा है वो समझने के लिए ये स्केल देखो। ये रहा एल्यूमिनियम, और इसके नीचे जितने भी मेटल्स हैं वो सब अपने से ऊपर वाले मेटल पर स्क्रैच मार सकते हैं, विच मींस इतने सारे मेटल्स हैं जो एल्यूमिनियम को इजीली स्क्रैच कर सकते हैं, और ये सारे वो हैं जो हम डेली लाइफ में यूज करते रहते हैं। तो ऑब्वियसली इस पर स्क्रैचेस आराम से आ जाएंगे। अब आप एप्पल की बेशर्मी देखो, जब लोगों ने पॉइंट आउट करा कि एप्पल स्टोर पर रखे आईफोन्स के ऊपर स्क्रैचेस आ रहे हैं, तो एप्पल ने बोला नहीं ये स्क्रैचेस नहीं है, ये तो शिपिंग के दौरान हो गया होगा, या फिर जो एप्पल स्टोर में मैगसेफ रखा हुआ है वो खराब हो गया और उससे ये स्क्रैचेस आए हैं, साफ करने पे चले जाएंगे। अब उनको थोड़ी पता था कि कोई सच में चला जाएगा उन्हें साफ करने, और वो साफ नहीं होंगे क्योंकि वो एक्चुअली स्क्रैचेस हैं। इसकी दूसरी और अनएक्सपेक्टेड प्रॉब्लम आई है बेंडिंग। पूरी दुनिया इंतजार कर रही थी कि आईफोन एयर आएगा तो वो आराम से बेंड हो जाएगा, और ये आउट ऑफ सिलेबस आ गया। मैं अपना बता देता हूँ मेरे साथ क्या हुआ। जनरली मैं अपने आगे वाली जेब में गाड़ी की चाबी रखता हूं, तो वहां पर क्योंकि मैं केस यूज नहीं कर रहा था, तो स्क्रैच से बचने के लिए मैंने सेम जेब के अंदर इसको नहीं रखा, मैंने इसे अपनी पीछे वाली जेब में डाल दिया। जनरली मैं पीछे वाली जेब में रख लेता हूं फोन को, और बैठने से पहले उसको जेब से निकाल लेता हूं, लेकिन उस दिन पता नहीं क्या हुआ, मेरे दिमाग में कुछ चल रहा था, मैंने बिल्कुल ही ध्यान नहीं दिया। और क्योंकि ये फोन थोड़ा सा छोटा भी है, हल्का भी है, केस भी नहीं लगा था, तो इतना ज्यादा भारी फील भी नहीं हुआ, और मैं इसको लेकर अपनी सीट पर बैठ गया। अब मुझे उस टाइम तो कुछ पता नहीं चला, लेकिन जब मैं काम कर रहा था मैंने इसको अपनी टेबल पर ऐसे रखा, और ऐसे जनरली मैंने इसे टच करके देखा, तो जैसे अभी ये वॉबल कर रहा है उस टाइम भी वॉबल कर रहा था। सेम स्पॉट पर मैंने अपने आईफोन 17 को रखकर देखा, यहाँ पर बिल्कुल भी वॉबलिंग नहीं है, मैं कहीं से भी टच कर लूं, विच मीन्स कि ये फ्रेम बेंड हो चुका है। और ये ऐसा बेंड हुआ है कि अगर मैं आपको ना भी बताऊं तो शायद आपको पता नहीं चलेगा, लेकिन इस भाई का फोन देखो, ये तो कितना ज्यादा बेंड हुआ है। इसके बाद हर साल आईफोन लॉन्च होता है, कुछ पैसे वाले अमीर पागल लोग अपने फोन को गिरा गिरा कर उसकी ड्यूरेबिलिटी टेस्ट करते हैं। जनरली देखा गया है कि हर साल के प्रो आईफोन्स पहले 3-4 ड्रॉप्स को इजीली सस्टेन कर जाते हैं, लेकिन एवरीथिंग एप्पल प्रो के चैनल पर जब इस फोन को दूसरी बार गिराया गया, वो भी लगभग छाती की हाइट से, और ये दूसरे ही अटेम्प्ट में डैमेज हो गया। एक छोटा सा डेंट आ गया, और डिस्प्ले इस कोने से अपने पैनल से अलग हट गया। तो क्योंकि एल्यूमिनियम थोड़ा सॉफ्ट मटेरियल है, तो अगर आप इसे ड्रॉप करते हो तो इस पर डेंट आराम से आ जाएगा। अब इन तीनों प्रॉब्लम का एक सिंपल सा सॉल्यूशन है, फोन पर केस लगा दो। लेकिन केस लगाना हमारी चॉइस होनी चाहिए, इसके केस में ये हमारी मजबूरी बन चुका है। चलो ड्यूरेबिलिटी में तो इसने हमें डिसअपॉइंट करा है, लेकिन डिजाइन का मुझे पर्सनली ये डिजाइन पसंद आया। नया है, रिफ्रेशिंग है, और इस कर्व की वजह से ये साइड से होल्ड करने में और भी कंफर्टेबल हो गया। लेकिन इन दोनों की इन हैंड फील में मैं सिर्फ और सिर्फ प्रीमियमनेस की बात करूं तो 16 प्रो ज्यादा प्रीमियम फील होता है। इसके अलावा इस डिजाइन का एक फायदा भी है, आपने बहुत सारे लोगों के पास ऐसे पीछे से टूटे हुए आईफोन देखे होंगे, क्योंकि ये वाला कंप्लीट पोर्शन ग्लास का बना होता है, लेकिन इसके केस में ग्लास केवल इतना सा पार्ट है, बाकी सारा मेटल है। तो जब ये फोन पीछे की साइड से गिरेगा तो मैक्सिमम पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट एल्यूमिनियम का रहेगा, ना कि ग्लास का, तो इसके टूटने के चांसेस भी कम है। और अगर टूटता भी है तो इसे चेंज करने का प्राइस पहले जितना ही है। इसके बाद एक और चेंज एप्पल ने किया है जिसकी किसी को जरूरत नहीं थी। अभी तक के आईफोन्स में नीचे के साइड ये माइक और ये स्पीकर हुआ करता था, लेकिन 17 सीरीज में इसको उल्टा कर दिया है, ये स्पीकर है और ये माइक है। अब चाहे मैं फोन को ऐसे पकड़ूं या फिर ऐसे पकड़ूं, एक्सीडेंटली मेरा स्पीकर ब्लॉक हो जाता है। अब हाँ, ये बहुत सिग्निफिकेंट प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मुझे थोड़ा सा एडजस्ट तो करना ही पड़ रहा है ना। तो जब सब कुछ अच्छा चल रहा हो तो बिना बात की उंगली नहीं करते एप्पल। हाँ, जहां पर इंप्रूवमेंट की जरूरत थी वो थी आईफोन्स की डिस्प्ले। इस नई डिस्प्ले में 2 अच्छी चीजें हैं और 2 बुरी। पहली अच्छी चीज है कि ये स्क्रीन बहुत ड्यूरेबल है, क्योंकि इसमें सिरेमिक शील्ड 2 दिया गया है जो 1 के मुकाबले 3 गुना ज्यादा स्क्रैच रेजिस्टेंट है, और वो सच में है। इंटरनेट पर आपको बहुत सारी वीडियो मिल जाएंगी जो ये कंफर्म करती है। दूसरी अच्छी चीज है इसकी पीक ब्राइटनेस। ये आज तक आए सारे आईफोन्स में सबसे ज्यादा ब्राइट है, लेकिन यही इसकी एक नेगेटिव चीज भी है। जब तक हम इसे आईफोन के साथ कंपेयर करेंगे ये सबसे ब्राइट निकलेगा, लेकिन जब मैं इसे दूसरे कॉम्पिटिशन्स के साथ रख दूंगा तो वहां पर ये सबसे पहले अपनी ब्राइटनेस को कम करता है। तो मैं इस पीक ब्राइटनेस को घर के अंदर यूज करूं क्या? दूसरा नेगेटिव है ये नॉच आज भी परेशान करता है। जिनको नहीं करता उन्होंने कॉम्प्रोमाइज कर लिया अपने फोन के साथ, लेकिन ये परेशान करता है। मेरे हिसाब से इस साल इस नॉच को छोटा होना चाहिए था, एटलीस्ट इन प्रो सीरीज। आई नो यहाँ पर फेस आईडी के लिए बहुत सारे सेंसर्स हैं, लेकिन ये 3 साल से ऐसा ही है।
एप्पल दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी है और उसके पास दुनिया के सबसे बड़े अच्छे इंजीनियर्स भी होंगे। अब आई एम प्रीटी श्योर कि एप्पल के पास इसका सॉल्यूशन है, बस एप्पल कर नहीं रहा, क्योंकि लाखों लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि जी हमें तो कोई दिक्कत नहीं आ रही इससे। और 1.5 लाख रुपए देने के बाद भी जब लोग कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार हैं, तो एप्पल की जगह मैं भी होता, मैं भी इसे छोटा नहीं करता। तो कुल मिलाकर दिस इज द मोस्ट एक्सपेंसिव फोन इन द मार्केट, लेकिन इसकी डिस्प्ले सबसे बेस्ट नहीं है। चलो इसकी बुराई काफी हो गई, थोड़ी सी अच्छाई भी कर लेते हैं। सबसे पहला नेटवर्क रिसेप्शन। मैंने इसे हर सिचुएशन में बहुत अलग अलग जगहों पर टेस्ट कर लिया, इसके नेटवर्क्स हमेशा दूसरों से बेटर होते हैं। इसके बाद बैटरी, इसमें सबसे बड़ा बैटरी जंप मिला है, ना तो 17 में मिला है ना 17 प्रो मैक्स में। 17 प्रो में सबसे बड़ा mAh जंप हुआ है। 16 प्रो में 3582 mAh बैटरी है, इसमें 3988 mAh विच इज मोर देन 11% जंप। और मैं इसकी बैटरी लाइफ से बहुत इंप्रेस्ड हूँ। मैं ऑन एन एवरेज आपको बता देता हूँ, लगभग मैं सुबह 10 बजे के आसपास इसको फुल चार्ज से निकालता हूँ, रात के 10 बजे तक ये लगभग 30% के आसपास रहता है, विच इज अमेजिंग फॉर मी। और ये तब है जब ये टेस्टिंग फेज में है, मतलब इसके अंदर गेम भी खेला जा रहा है और भी बहुत सारे टेस्टिंग के काम करे जा रहे हैं। तब बैटरी के साथ साथ इसकी चार्जिंग भी इंप्रूव हुई है। एप्पल कहता है कि 17 प्रो और प्रो मैक्स के अंदर 40 वॉट का सपोर्ट आपको दे दिया गया है। इसके बाद स्पीकर और माइक के बारे में क्या ही कहना, वो तो बेस्ट ही है। ये नहीं कहूंगा कि बहुत सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट इसके अंदर आया है। 16 प्रो के भी बेस्ट थे, इसके भी मार्केट में बेस्ट। अब बारी आती है परफॉर्मेंस की, और यहाँ पर मैं बेंचमार्क बिल्कुल नहीं छेड़ूंगा, सीधा रियल लाइफ पर आता हूँ। अगर आप बड़े बड़े हाई डिमांडिंग AAA गेम्स या फिर गेंशिन इम्पैक्ट जैसा गेम दिन में रोज 2-2 घंटे नहीं खेलते, 16 प्रो में और 17 प्रो की परफॉर्मेंस में कोई अंतर नहीं दिखेगा। इस फोन की परफॉर्मेंस का मेन हाईलाइट फीचर है इसका थर्मल परफॉर्मेंस, या कह लो सस्टेन परफॉर्मेंस। एप्पल ने पहली बार अपने आईफोन में एक्टिव कूलिंग सिस्टम दिया है, और जैसा कि एप्पल की हिस्ट्री रही है, वो जब भी कोई चीज देता है उसे सबसे अच्छे तरीके से इंप्लीमेंट करता है। सेम काम यहाँ पर भी हुआ है। जब आप 16 प्रो में कोई हैवी काम करते थे तो वहां पर एक जगह पर हीट कॉन्सेंट्रेट हो जाती थी, क्योंकि वहां पर हीट को ट्रेवल कराने का कोई दूसरा मीडियम नहीं था। इसमें पहला तो वेपर कूलिंग चेंबर है जो हीट को प्रोसेसर से दूर लेके जाता है, दूसरा ये एल्यूमिनियम बॉडी जो हीट को और भी ज्यादा दूर लेके जाती है, जिससे हीट अच्छे से डिसिपेट हो जाती है और आपको एक सस्टेन्ड और लंबे टाइम के लिए अच्छी परफॉर्मेंस मिलती है। तो क्या ये चीज मेरे और आपके जैसे यूजर के लिए है? नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ गेमर्स या जो बहुत ज्यादा व्लॉगिंग करते हैं अपने फोन से, लगभग 4K 60 FPS की घंटों की वीडियो रिकॉर्ड करते हैं, उनके काम का है, बाकी किसी के नहीं। तो इसकी परफॉर्मेंस को लेकर बिल्कुल भी टेंशन मत लेना, टेंशन लेनी है तो इसके सॉफ्टवेयर की लो। ये फोन आउट ऑफ द बॉक्स iOS 26 के साथ आता है, और सच बता रहा हूँ, जैसे पहले iOS सबसे बोरिंग OS हुआ करता था, आज के टाइम में ये सबसे ज्यादा इनवाइटिंग OS है। मतलब ऐसा लगता है UI के अंदर एक जान डाल दी गई है। मैं फिजिट स्पिनर की तरह इसके एनिमेशन और अटेंशन टू डिटेल जैसी चीजों से घंटों खेल सकता हूँ। एनिमेशन बाउंसी हो गया है, जो स्टार्टिंग में आपको शायद पसंद नहीं आएगा, फिर धीरे धीरे आपके ऊपर ग्रो करने लगेगा और आपको पसंद आने लगेगा। जिन फीचर्स के लिए एप्पल को गालियां पड़ती थी, वो फीचर्स इसमें डाल दिए हैं। और इवन अब तो अगर आपके पास 30 सेकंड का कोई गाना है तो उसको आप एज अ रिंगटोन की तरह भी यूज कर सकते हो। अब जितना सुंदर ये UI दिख रहा है, उतने ही बग्स भी इसके अंदर हैं। और ऐसा नहीं है कि पुराने यूजर्स ही परेशान है, 17 प्रो के अंदर भी बहुत सारे बग। जैसे ये देखो, फोन को मैंने डार्क मोड पे डाल रखा है, लेकिन फिर भी ये वाला सेगमेंट पूरा का पूरा व्हाइट हो रखा है। ऐसा कई बार हो रखा है। मैं फेस टाइम पे रहता हूँ, अब मुझे मेरे बाल ठीक है या मेरा फ्रेम सही दिख रहा है नहीं, उसके लिए मैं यहाँ पर अपने आप को बड़ा करके देख लेता हूँ, लेकिन इसको बड़ा करने के बाद फिर मेरे पास ऑप्शन ही नहीं दिखता कि मैं वापस कैसे जाऊं। इसके अलावा एक बार मैं कॉल पे था, फोन में कोई भी वीडियो नहीं चल रही। ऐसा नहीं कि YouTube पे ही नहीं चल रही, मैं अपनी गैलरी के अंदर जाकर भी वीडियोस चला रहा हूं तो वो भी नहीं चल रही। आप ये लगा लो कि महीना 2 महीना तो अभी इसके अंदर बग्स रहेंगे। चलो लिक्विड ग्लास तो ठीक है, बट व्हाट अबाउट एप्पल इंटेलिजेंस? Staying on AI for a second, you do have some more of... देखो, एप्पल खुद जानता है कि वो लोग AI के रेस में बहुत पीछे छूट चुके हैं, इसीलिए उन्होंने 17 प्रो के अंदर एक भी AI एक्सक्लूसिव फीचर नहीं रखा है। जो काम ये 17 प्रो कर सकता है, वो सारे काम ये 16 प्रो भी कर सकता है, सिवाय सेंटर स्टेज फ्रंट कैमरा के, विच इज आवर नेक्स्ट पॉइंट, द कैमरा। पहले कैमरा सिस्टम की अच्छी बातें देख लेते हैं। इसका फ्रंट कैमरा 12 मेगापिक्सल के रेक्टेंगुलर सेंसर से 18 मेगापिक्सल का स्क्वायर सेंसर बन चुका है, जिसके 3 फायदे हैं। आप फोन को बिना घुमाए लैंडस्केप में फोटो या वीडियो ले सकते हो। दूसरा, वीडियो कॉल पर आपकी फुटेज काफी स्टेबल रहेगी। और तीसरा, वीडियो कॉल के अंदर सेंटर स्टेज बहुत काम की चीज है। इसके अलावा मुझे इस सेंटर स्टेज के इंप्लीमेंटेशन से एक शिकायत भी है। पहला, हम फोन को ऐसे रख के लैंडस्केप में वीडियो कॉल नहीं कर सकते, और दूसरा, फोन के कैमरा ऐप में सेंटर स्टेज वाला फेस ट्रैकिंग काम नहीं करता। ये दोनों फीचर होने चाहिए थे। बाकी फोटोज की क्वालिटी की इंप्रूवमेंट की बात करूं तो ये फ्रंट कैमरा काफी ज्यादा इंप्रूव्ड है। चाहे HDR की बात करो, स्किन टोन की बात करो, शेडोज, हाईलाइट, सबको ये बहुत प्यारे से मैनेज करता है। इवन 16 प्रो का फ्रंट कैमरा भी 17 सीरीज के आगे काफी पीछे रह जाता है, लेकिन इन दोनों के बीच का ये डिफरेंस काइंड ऑफ यहीं पे खत्म हो जाता है। और इस बात को समझाने के लिए चलो एक गेम खेलते हैं।
मैं आपको 2 फोटोज दिखा रहा हूँ, इनमें से आपको बताना है कि कौन सी फोटो आईफोन 17 प्रो की है। चाहो तो पॉज कर लो और अपने जितने भी जवाब है उन सबको एक बार लिख लेना। लिख लिया? ये रहा रिजल्ट। अब नीचे कमेंट करके बताओ कि आपके कितने जवाब सही थे। सरप्राइजिंग बात ये नहीं है कि आपके मैक्सिमम जवाब सही होंगे। सरप्राइज करने वाली बात ये है कि जो दूसरी फोटोज थी वो सारी आईफोन 13 प्रो की थी, मतलब इससे 4 साल पुराने फोन की। तो सोचो 13 प्रो और 17 प्रो के कैमरा में डिफरेंस ढूंढने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ रही है। 15, 16, 17 के बीच में क्या ही अंतर होगा। वैसे इन दोनों में अंतर सिर्फ एक ही कैमरा का है और मैं सबसे ज्यादा एक्साइटेड भी इसी चीज के लिए था, क्योंकि एप्पल ने इस टेलीफोटो लेंस को ना सिर्फ 12 मेगापिक्सल से 48 मेगापिक्सल का किया है, बल्कि इसके सेंसर साइज को भी 50% बढ़ा दिया है। तो यहाँ पर एक बहुत मेजर अपग्रेड आना चाहिए था, लेकिन अच्छी खासी लाइट के अंदर 16 प्रो और 17 प्रो के टेलीफोटो लेंस में कोई खास अंतर नहीं है। मेरी टेस्टिंग में जो भी फर्क दिखा है वो लो लाइट के अंदर दिखा है और ठीक ठाक फर्क दिखा है। आपको बेटर कलर्स मिलते हैं, कंट्रास्ट मिलता है, नॉइज कम मिलती है और डिटेल्स भी ज्यादा मिलती है। तो ओवरऑल इसका नया टेलीफोटो लेंस सच में अच्छा है। रही बात जूम की, तो 16 प्रो में वीडियो के अंदर 15x और फोटो के अंदर 25x तक का जूम है। 17 प्रो के अंदर वीडियो में 24x और फोटोज में 40x का जूम है। लेकिन जब बात जूम पर आ जाती है तो मार्केट में इससे बहुत अच्छे फोन्स अवेलेबल है। इसके अलावा मेन और अल्ट्रा वाइड में 16 और 17 प्रो के अंदर आपको कोई अंतर नहीं मिलेगा। ये दोनों एग्जैक्ट सेम सेंसर हैं और रिजल्ट भी ऑलमोस्ट सेम निकालते हैं। हाँ, एक दिक्कत आज भी है, पोर्ट्रेट मोड में आप शीशे के अंदर फोटो लोगे तो आईफोन अपने आप को नहीं पहचानता, वो उसको ब्लर कर देता है। 17 प्रो में भी सेम दिक्कत है। बाकी वीडियोस की बात करें तो आईफोन बेस्ट होता ही है। इसके अलावा एप्पल ने एक और डिजाइन चेंज किया है जिससे काफी सारे लोग परेशान हैं। इस फ्लैश को थोड़ा सा साइड कर दिया है। अब मेरे यूज केस के अंदर जितना मैंने टेस्ट करा है, अगर आप कोई प्रोडक्ट फोटोग्राफी करते हो और भगवान जाने क्यों आप एक अच्छी लाइटिंग ना करके अपने कैमरा के फ्लैश को यूज करते हो, तो यहाँ पर जो ये लेंस से फ्लैश की दूरी बनी है उसकी वजह से आपको एक थोड़ा सा एक्स्ट्रा शेडो देखने को मिलती है। और ऐसा सिर्फ 1x पर होता है। जब आप 2x, 3x, 4x पे जाओगे ना तो ये डिफरेंस कम होता चला जाता है। अब आई डोंट नो कि इससे किसको फर्क पड़ेगा, लेकिन मेरा काम था आपको बताना, मैंने बता दिया। मेरी बात करोगे तो मुझे याद भी नहीं मैंने लास्ट फ्लैश के साथ कौन सी फोटो ली थी। अब अपने फाइनल कंक्लूजन पर आते हैं। देखो, आईफोन 17 प्रो एक अच्छा फोन है, लेकिन पहला तो ये ड्यूरेबिलिटी के बहुत सारे इशू हैं इसके अंदर, और दूसरा 16 प्रो के मुकाबले ये सिर्फ एक इंक्रीमेंटल अपडेट ही है। तो 13 प्रो और 14 प्रो वालों को एक सिग्निफिकेंट अपग्रेड मिलेगा, लेकिन 15 प्रो और 16 वालों को मैं बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप 17 प्रो के लिए जाओ, चाहे ये फोन आपको कितना ही टेम्प्ट क्यों ना कर ले। बाकी 17 का इंप्रेशन देखना है तो यहाँ पहुंचो, और आईफोन इन जनरल अगर खरीदना ही नहीं है तो यहाँ पहुंचो। मैं आपसे वहीं मिलता हूँ।